ठीक है बच्चों, तो कल हम लोग जो है ये कल कुछ सीख रहे थे। कल मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकाला जाता है। तो आप लोगों को याद है ना कल क्या बताया था आप लोगों को मैंने? ऐसे केसेस में नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालेंगे? अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई ब्लॉक रखा है तो नॉर्मल रिएक्शन इसमें क्या होगा? एम जी के बराबर, इसमें एम जी प्लस एफ के बराबर, इसमें एम जी माइनस एफ के बराबर। अब मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको नोट डाउन करवा दूँ कि असल में हम क्या लिख रहे हैं। असल में हम लोग लिख रहे हैं एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए। हम यही लिख रहे हैं। अब वो कैसे आया वो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। हम हमेशा यही लिखेंगे, जब भी फोर्स इक्वेशन लिखना है हम यही लिखेंगे, एफ नेट इक्वल टू एम ए। अब हम ये मान रहे हैं कि ब्लॉक कहीं एक्सेलेरेट नहीं कर रहा, ना हॉरिजॉन्टल में ना वर्टिकल में ना इंक्लाइन, यानी टेढ़ा एक्सेलेरेट कहीं नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हमारा अजम्पशन क्या है? ए क्या है? जीरो है। तो देयर फोर एफ नेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एम इंटू जीरो। एफ नेट का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब इस पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सब कुल मिला के क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। अब सवाल ये है कि इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो इस पे ऊपर के डायरेक्शन में क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। नीचे क्या लग रहा है? एम जी। अब तो याद हो गया होगा, डायरेक्ट बना सकते हो। तो ऊपर ऊपर वाले फोर्स को क्या लेंगे? पॉजिटिव। नीचे वाले फोर्स को नेगेटिव। तो पॉजिटिव यानी नॉर्मल रिएक्शन माइनस एम जी क्यों लिखा मैंने? क्योंकि वो डाउनवर्ड है। इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो। तो एन इक्वल टू क्या आएगा? तो असल में ये पूरे स्टेप्स फॉलो करके हमने बोले थे। क्या आपको बात समझ आई? सेम वही यहाँ भी अप्लाई करते हैं। बोलो, एफ नेट इक्वल टू एम ए लिखेंगे। एक्सेलरेशन हमने क्या माना है? जीरो। तो ए क्या हो जाएगा? जीरो। तो एफ नेट क्या हो जाएगा? जीरो। अब बताओ ऊपर क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। नीचे क्या है? एम जी। ऊपर वाले फोर्स पॉजिटिव, नॉर्मल रिएक्शन प्लस एफ बोल दो उसको, प्लस एफ इक्वल माइनस एम जी इक्वल टू क्या है? जीरो। क्या आपको समझा मैंने क्या लिखा है? इसी में पुट किया उसको। नेट फोर्स यहां पर लिखा इक्वल टू जीरो लिख दिया। अब बताओ नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? जल्दी बोलो। माइनस एम जी उधर जाके प्लस एम जी और प्लस एफ उधर जाके। क्या आपको बात समझ आई? क्लियर है ना? ठीक है ना? हाँ उल्टा है, सॉरी। ये क्या आएगा? एक सेकेंड। फोर्स कौन सा डायरेक्शन में था? नेगेटिव। बोलो क्या आएगा? एफ नेट इक्वल्स टू माइनस एफ माइनस एम जी इज इक्वल्स टू जीरो। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? बोलो माइनस एम जी उधर जाके प्लस एम जी माइनस एफ उधर जाके प्लस एफ। यहाँ तक क्लियर है? तो ये सारे स्टेप्स अवॉइड करा के आपको डायरेक्ट ये स्टेप याद कराया मैंने। क्यों? ताकि आप फास्ट हो जाए कैलकुलेशन में। सेम वही अप्लाई करते हैं थर्ड वाले में। बोलो क्या होगा? वही एक्सेलरेशन जीरो, तो एफ नेट इक्वल टू एम इंटू जीरो। तो एफ नेट इक्वल टू जीरो, तब ये हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। क्या पुट करेंगे? एफ नेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? जीरो। अब बताओ ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन। नीचे क्या लगेगा? एम जी। ऊपर वाले फोर्स क्या आएंगे? पॉजिटिव। इसको एफ बोल दो। एन प्लस एफ माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? माइनस एम जी उधर जाके प्लस एम जी माइनस एफ प्लस एफ उधर जाके माइनस एफ। यही तो याद कराया आपको मैंने। क्या आपको बात समझ आई? हम एक्चुअली क्या लिख रहे हैं? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। फिर हमने उसका एक्सेलरेशन जीरो माना, फिर नेट फोर्स को जीरो किया, फिर नेट फोर्स देखा और फाइनली एक्सप्रेशन आ गया। क्या आपको बात समझ आई? तो इसमें कोई नया स्टेप नहीं लिया है। क्या लिखा है? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। न्यूटन ने इतना तगड़ा इक्वेशन दिया कि जब हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन से ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाता है। और न्यूटन ने इस चैप्टर में एफ नेट इज इक्वल टू एम ए वाला इक्वेशन दिया और ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर में यही लगने वाले, इवन पूरी फिजिक्स में यही लगने वाले। क्या आपको बात समझ आ रही है? ठीक है ना? चलो भाई, आई होप आपको समझा। तो अब तो हमने डायरेक्ट याद कर लिया इसको। इसमें क्या होगा? एन इक्वल टू एम जी होगा। ये सब कब है? जब हॉरिजॉन्टल सरफेस है। इंक्लाइन होगा तो कुछ और होगा, अभी समझाऊंगा मैं वो क्या है। वो सब स्लाइड में ऐड किया है मैंने आगे। बोलो एन इक्वल टू एम जी आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? एन इक्वल टू एम जी प्लस एफ, यहाँ पर एम जी माइनस एफ। चलो क्लियर है, ये सब हम लोगों ने कल देख लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो भाई क्या पूछा है? कैलकुलेट नॉर्मल रिएक्शन ऑन ईच सरफेस। कितने सरफेस है? 1 2 3 4 5 6, 6 सरफेस। ऊपर से शुरू करते हैं। नॉर्मल कौन सा फोर्स है? पुशिंग फोर्स है। कैसा फोर्स है? पुशिंग फोर्स है। कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को कितना धक्का मार रहा है, कितनी जोर से पुश कर रहा है, वही तो नॉर्मल रिएक्शन है। अब ए के ऊपर कुछ रखा है क्या? अच्छा, अगर आपको नॉर्मल को फील करना है तो आप ऐसे सोच सकते हो कि आप लेटे हो, आपके ऊपर मैंने कोई पत्थर रख दिया, तो आपको क्या फील होगा? हाँ, पत्थर आपको पुश करेगा, वो जो जिससे पुश कर रहा है वही नॉर्मल रिएक्शन। क्या फील कर पाए? एग्जैक्टली।
अब ए के सर के ऊपर कुछ रखा है क्या, तो उसको पुश फील ही नहीं होगा। इसका मतलब इस सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन क्या है। लेकिन अगर इस सरफेस पे बात करेंगे तो इसके इस सरफेस के ऊपर क्या रखा है, 2 kg। इस 2 kg को अर्थ क्या करेगा, डाउनवर्ड खींचेगा mg से। मास कितना है बोलो, 2, जी का वैल्यू 10, कितना आएगा 20 न्यूटन। तो ये इसको 20 न्यूटन से पुश कर रहा है। तो ये इसको 20 न्यूटन से नीचे पुश करेगा, तो ये सरफेस इसको 20 न्यूटन से ऊपर पुश करेगा। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कितना आया, 20 न्यूटन। क्या आपको बात समझ आई। अभी ट्रिक बताऊंगा, पहले मैं लॉजिक समझा रहा हूं कैसे आया। अब इस सरफेस पे बताओ क्या होगा, बोलो इस सरफेस पे क्या होगा। इस सरफेस को 2 kg को अर्थ खींचेगा, 1 kg को भी खींचेगा। 2 kg को 20 न्यूटन से, 1 kg को 10 न्यूटन से, टोटल 30 न्यूटन। इधर पे बताओ, बोलो 20, हाँ 1 और 5, मतलब 20, 10 और 50, कितना होगा 80 न्यूटन। समझ गए। अब आपको ट्रिक बता देता हूं, जब ऐसा सवाल आए तो जिस सरफेस पर भी नॉर्मल रिएक्शन निकालना है आपको, उस सरफेस के ऊपर कितना मास है वो देखो और उसको जी से मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट आंसर। ठीक, चलो भाई, यहां पर तो इसके ऊपर कोई मास था ही नहीं, तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन क्या आया, 0। इधर पे बोलो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, बोलो ऊपर कितना मास है 2 इंटू जी से मल्टीप्लाई कर देना। जी का वैल्यू कितना होता है 10, कितना आएगा बोलो, हाँ कितना आ जाएगा 20 न्यूटन। आगे इधर पे बोलो जल्दी से, बोलो कितना आएगा, टोटल मास कितना है ऊपर 2 + 1 कितना आएगा 3 इंटू जी, मतलब 30 न्यूटन। आगे बोलो जल्दी से, ऊपर बोलो कितना मास है, 5, 1, 6 और 2 8, 8 इंटू जी मतलब 80 न्यूटन। यहाँ बोलो जल्दी से, बोलो कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा, ऊपर ये कितना था 8 और ये कितना है 9, 9 इंटू जी कितना आएगा 90 न्यूटन। और इधर पे बताओ जल्दी से कितना आ जाएगा 12, तो 12 इंटू 10 कितना आएगा 120 न्यूटन। आपको बात समझ आई। तो ये आसान ट्रिक है। एक्चुअल लॉजिक क्या है, उसका वेट एक्ट हो रहा है, उसकी वजह से उसको क्या कर रहा है, वो पुश कर रहा है। तो वही तो निकाल रहे, mg तो कर रहे, वेट के बराबर ही तो कर रहे हो उसको। बात समझ आई। लेकिन आसान तरीका क्या है, जिस सरफेस पर भी निकालना है उसके ऊपर कितना मास है वो जोड़ दो और मल्टीप्लाइड बाय जी कर दो, सीधा आंसर। क्लियर है। चलो कुछ सॉल्व कर लो। चलो अब क्या है, अब सवाल का प्रोफाइल बदला हुआ है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम ग्राउंड इन ईच केस। पहले मैं आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल सरफेस पढ़ा रहा हूँ, अब इसके बाद फिर आगे क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, इंक्लाइन सरफेस, वो आगे देखेंगे। ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस में अगर ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है तो अपने को ब्लॉक का एक्सेलरेशन पता करना है और साथ ही साथ उसका नॉर्मल रिएक्शन भी निकालना है। तो नॉर्मल रिएक्शन तो फौरन आप निकाल लेंगे, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। बताओ अब आपको ये बात समझ में आती है कि ये इसको तोड़ के नीचे नहीं जाएगा और खुद ब खुद ऊपर नहीं जाएगा, मतलब यहाँ के फोर्सेस क्या है, बैलेंस। ऊपर कोई फोर्स लग रहा है क्या, तो मतलब नीचे क्या लग रहा होगा, ऊपर क्या लग रहा होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या 100 आ जाएगा, खटाक से आंसर, क्योंकि n = mg होगा। बात समझ आई क्या। अपने को समझ में आता है कि यहाँ पर तो नॉर्मल रिएक्शन सीधा सीधा ऊपर है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है और नीचे क्या है, mg है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन = mg होगा, क्योंकि ऊपर से कोई फोर्स तो है नहीं। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, m कितना है 10 है, g का वैल्यू भी 10 है, कितना आ जाएगा 100 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन तो डायरेक्ट आ गया। अब क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। देख के समझ में आ रहा है, जब तक सरफेस बोला नहीं कुछ भी तो कैसा है, फ्रिक्शनलेस है। तो यहाँ 50 लग रहा है, उधर 10 लग रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो एफ नेट कितना लगेगा, एफ नेट = क्या होगा, m × a। ये फोर्सेस उसको एक्सेलरेट करा देंगे। सही है। अब बताओ जल्दी से क्या होगा, नेट फोर्स कितना आएगा 60, मास कितना है 10, एक्सेलरेशन आएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आपको बात समझ आई, क्लियर है। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्यों एक्सेलरेट हुआ, क्योंकि कैंसिल करने वाला कोई फोर्स ही नहीं है। ये देख के समझ आ रहा है, यहाँ 50 से खींच रहे हैं, वहाँ 10 से फोर्स लग रहा है, वो उसको एक्सेलरेट करा देगा, और यहाँ के फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन जल्दी बताओ। 100 न्यूटन और नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल में आएगा 50 - 10 40, 40 = कितना आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। 40 = 10 × a 4। कर लेंगे सॉल्व, डायग्राम बना लो, सॉल्व कर लेना, जगह छोड़ दो। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में बेटा तिरछा फोर्स लग रहा है, टेढ़ा वेक्टर आ गया, पागल हो जाओ। बोलो 2 कंपोनेंट बना लो, ये बोलो क्या होगा 50
cos 30 और ये क्या होगा 50 sin 30। मतलब ऊपर एक फोर्स F लग रहा है, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन है, नीचे क्या है mg है। तो पहले वर्टिकल वालों को निपटाओ, नॉर्मल रिएक्शन बोलो, mg से उल्टा है ना फोर्स, तो mg माइनस एफ है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा बोलो, mg माइनस एफ। mg कितना आएगा बोलो, 100 आ जाएगा, माइनस एफ कितना आएगा 50 साइन 30 मतलब 25, 75 न्यूटन विल बी नॉर्मल रिएक्शन। बात समझ आई, इससे आप फास्ट हो जाएंगे, बड़े क्वेश्चन भी बहुत आसानी से कर लेंगे आप इंशाल्लाह। चलो भाई, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, 50 cos 30। 50 cos 30 कितना होता है 50 इंटू √3/2 मतलब 25 √3। तो नेट फोर्स कितना हुआ बोलो, नेट फोर्स ma के बराबर, तो ये क्या हुआ 25 √3 मास 10 एक्सेलरेशन निकालना है। बोले क्या होगा 5 5 जा 5 2 जा, तो 5/2 √3 यानी 2.5 √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। समझे क्या, इजी। चलो सॉल्व कर लेंगे, चलो चलो सॉल्व करो, बताओ सॉल्व करेंगे इसको। ये टेढ़ा वेक्टर दिखा, पागल हो जाओ, दो कंपोनेंट बनाओ, बोलो 100 cos 53, 100 sin 53, ठीक है ना। cos 53 कितना होता है बोलो 3/5, कितना आ जाएगा बोलो 60 न्यूटन, ये इधर आ गया है ना। इधर पे कितना आएगा 100 इंटू 4/5, कितना आ जाएगा 80 न्यूटन। 80 न्यूटन ऊपर आ गया, एफ कितना लग रहा है 80 न्यूटन यहाँ पर। अब बताओ नॉर्मल रिएक्शन तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा mg माइनस एफ, सही है क्या बोलो। नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, f जो है mg के अपोजिट है, तो mg माइनस एफ, बोलो कितना आएगा 100 माइनस 80 कितना आया 20 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन इज 20 न्यूटन। यहाँ तक क्लियर। अब आगे एक्सेलरेशन जो होगा उसके लिए क्या यूज करते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। नेट फोर्स बताओ, हॉरिजॉन्टल में बताना है, इधर 60 उधर 20 तो 40, 40 ये हो गया, मास 10 हो गया, तो एक्सेलरेशन क्या आया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आपको बात समझ आई, इजी। चलो जिनका नहीं हुआ है कॉपी कर लो। आगे क्या है नेक्स्ट कैटेगरी, ठीक है ना। चलो तो ये टाइप करने के बाद ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल में हो जाता है, उसके बाद फिर कॉन्टैक्ट फोर्सेस देखेंगे आगे, ठीक है ना। सिंगल ब्लॉक वाले सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे इसमें, ठीक। पता है ना क्या करना है इसके अंदर, क्या करना पड़ेगा, दोनों फोर्स टेढ़े हैं तो क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा, रिजॉल्व करके चेक करो, ठीक है ना। इसमें फोर्स दो ऊपर आएंगे तो वो mg माइनस ये दोनों फोर्स देखना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बताओ क्या करना पड़ेगा। टेढ़ा वेक्टर दिखा, कंपोनेंट कर लो, बोलो 20 cos 60, 20 cos 60 मतलब हाफ, मतलब कितना आएगा 10 आ जाएगा, ये 10 न्यूटन आ गया। 20 sin 60 √3/2 तो 10 √3। क्या तुम लोग को नजर आया ये, चलो इसका बताओ, इसके दो कंपोनेंट बनाओ, बोलो ये क्या होगा 50 cos 37, 37 is 4/5, तो 5 1 जा 5, हाँ कितना आ जाएगा ये 40, तो इसको हटा देता हूँ मैं, लिख देता हूँ 40 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ कितना बनेगा फिर 30 न्यूटन, सही है क्या, ठीक है, वो निकाल सकते हैं आप खुद से। अब बताओ यहाँ पर सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। नॉर्मल रिएक्शन नीचे क्या लग रहा होगा mg, और दोनों फोर्स ऊपर है, तो क्या लिखना पड़ेगा mg माइनस एफ, एफ लेकिन दोनों मिला के। बात समझ आई, ठीक है ना। बोलो क्या आएगा mg कितना है 100 माइनस एफ कितना है बोलो 30 प्लस 10 √3। क्या आपको बात समझ आई, ठीक है ना। चलो भाई अब बताओ क्या होगा 100 माइनस 30 माइनस 10 √3, सही है। 100 माइनस 30 कितना होगा 70 माइनस 10 √3। आप चाहो तो 10 कॉमन ले लो, चाहो तो इसको यहाँ पर √3 का वैल्यू कितना होता है 1.73 मतलब 1.7 यानी ये 17, तो 70 माइनस 17 कर लो, सही है, ठीक है ना। तो आप कर लेंगे खुद से, नॉर्मल रिएक्शन निकाल लेंगे ना आप, हो गया, बाकी कैलकुलेशन है। अब क्या निकालना है एक्सेलरेशन, कैसे निकालेंगे 40 माइनस 10 तो 30, उधर एक्सेलरेट करेगा ये, बड़ा फोर्स उधर है ना, तो बोलो क्या होगा 40 माइनस 10 कितना होगा 30, 10 इंटू ए कितना आया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबको समझा, बस। तो ये सिंगल ब्लॉक में हॉरिजॉन्टल वाले केसेस के सारे प्रोफाइल करा दिया आपको मैंने, कोई भी सवाल आएगा इंशाल्लाह निकाल लेंगे आप उसको, ठीक है। चलो आई होप आपको ये क्लियर है, इसका नहीं हुआ है कॉपी कर लो।
एक बार फिर रिकॉर्ड कर देता हूँ मैं, शायद रिकॉर्डिंग नहीं हुई इसमें। तो कहाँ पर थे हम लोग? मैं आपसे कह रहा था कि सबसे पहली चीज में 4 बातें याद रखनी है। सबसे पहले इसका एफबीडी याद रखना है, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है वो याद रखना है, तीसरा याद रखना है इसमें नेट फोर्स जो लग रहा है कौन से डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वो कितना लग रहा है, एम, वो भी बताऊंगा कितना लग रहा है, और चौथे पॉइंट में ये याद रखना है कि इसका एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है ना, 4 बातें इसकी याद रखनी है। इसका एफबीडी कैसे बनेगा? तो डेफिनेटली इसका नीचे तो यहाँ एमजी लगेगा, ये इंक्लाइंड वाला एंगल क्या है, थीटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। मैंने आपसे कहा कि इसको रिजॉल्व करने का तरीका याद रखना। कैसे रिजॉल्व करेंगे बोलो? एफबीडी में आ गया ना वो, कैसे रिजॉल्व करेंगे एमजी को? अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। सही है। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो ये थीटा है, ये 90, तो ये क्या बनेगा 90 माइनस थीटा, तो उससे ये क्या बनेगा, थीटा बनेगा। बात समझ आई? तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका mg cos थीटा, और ये क्या बनेगा mg sin थीटा। ठीक है ना, इसको आपको याद रखना है। और आपको बताया था मैंने नॉर्मल रिएक्शन कैसे बनाते हैं, इस पे नॉर्मल रिएक्शन बनाना है तो क्या करो, दूसरे ऑब्जेक्ट पे बैठो, उसको धक्का मार दो, तो ये आ जाएगा बोलो नॉर्मल रिएक्शन। अब ये ब्लॉक ना तो ऊपर की तरफ जा रहा है, ना तो इस इंक्लाइन प्लेन को तोड़ के नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, mg cos थीटा, तो ये mg cos थीटा के बराबर है। अब ये वाला जो हमारा एक्स डायरेक्शन है, इसको हम लोग ने एक्स डायरेक्शन माना, इसको क्या माना, वाई डायरेक्शन माना। तो ये एक्स डायरेक्शन के अलाउंग कौन सा फोर्स है, mg sin थीटा, जो उसको नीचे लेकर के जाएगा। तो एफ नेट क्या होगा, mg sin थीटा। एफ नेट किसके बराबर होता है, ma के बराबर होता है, तो ये क्या होगा बोलो, mg sin थीटा। यहां तक क्लियर है क्या? अब यहां पर लिख देते हैं एफ नेट किसके बराबर है, ma के बराबर है, तो ये क्या होगा mg sin थीटा, m और m क्या हो गया कैंसिल, तो एक्सेलरेशन क्या आया, g sin थीटा। तो बेसिकली आपको 4 बातें याद रखनी है। सबसे पहले इसका एफबीडी कैसे बनता है, दूसरा इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या होता है, mg cos थीटा, और जो आपका नेट फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में वो क्या है, mg sin थीटा, और एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आया वो क्या है, g sin थीटा। ये सब याद रखना है आपको। क्लियर हो गया? चलो भाई लिख लिया ना सबने, जो है आगे चलते हैं। चलो भाई ये भी क्लियर हो जाता है। अब फास्ट कैलकुलेशन के लिए आपको ये बातें याद रखनी है। क्या याद रखनी है, जैसे आपको लास्ट टाइम याद कराया था। बोलो पहले क्या था, अगर हमारे पास जो ब्लॉक है वो हॉरिजॉन्टल अगर सरफेस पर है, तो जो आपका ऊपर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वही mg के बराबर। यहां पर देखो ये इंक्लाइन प्लेन पे रखा है, ये आया नॉर्मल रिएक्शन, इधर क्या है mg cos थीटा, तो दोनों क्या है बराबर। लेकिन अगर इसको देखेंगे आप तो बताओ क्या है बोलो, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, mg cos थीटा नीचे, और एक फोर्स नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है, तो बताओ क्या आएगा नॉर्मल रिएक्शन, mg cos थीटा प्लस f। वही तो है ना, वही फॉर्मूला है, बस यहां पर mg की जगह क्या आ रहा है, mg cos थीटा। इसमें बताओ उल्टे डायरेक्शन में लगा तो mg cos थीटा माइनस है। बात समझ आई? इससे आप फास्ट हो जाएंगे कैलकुलेशन में। चलो कॉपी करो फटाफट, टू बी रिमेंबर्ड फॉर फास्ट कैलकुलेशन। यहां पर एक सवाल है, आइए इसको सॉल्व करें। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है तो उसकी टेक्निक समझो। A block of mass m is released from top of inclined plane as shown in the figure. इंक्लाइन प्लेन के टॉप से एक ब्लॉक है जिसका मास m है, उसको रिलीज कर दिया गया, मतलब u का वैल्यू 0 बोल रहा है। आगे चलते हैं, आगे बोलता है देन फाइंड टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू रीच ऑन ग्राउंड। यहां तक पहुंचने के लिए ब्लॉक को कितना टाइम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टेक्निक याद रखना। वो अगर आप इसको इसके ऊपर बैठ करके देखेंगे तो ये कैसा चला, एक्चुअली स्ट्रेट लाइन में चला, या बाहर से भी देखेंगे तो आपको क्या नजर आ रहा है कि ये वाले पाथ में कैसा चला है, वो स्ट्रेट लाइन में कितना चला है, वो 40 मीटर। इस पाथ पे तो स्ट्रेट लाइन में ही चला है ना, वो स्ट्रेट लाइन में चलते हुए वो नीचे की तरफ आया है ना, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक, अगर वो स्ट्रेट लाइन में चला है तो मैं लगा सकता हूँ s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बिल्कुल लगा सकता हूँ। बात समझ आई? टेक्निक याद रखनी है। कितना चला है वो 40, इनिशियल स्पीड क्या है 0, हाफ इनटू इसका एक्सेलरेशन क्या है g sin थीटा। ये फर्क आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल में या फिर वर्टिकल में इसको ड्रॉप करते थे तो एक्सेलरेशन क्या होता था, सिर्फ g, लेकिन अब टेढ़ा आ रहा है ना, तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, g sin थीटा। इसलिए याद करने बोला। अगर नहीं याद करोगे तो पूरा एफबीडी बनाते बैठो। बात समझ रहे? डायरेक्ट याद कर लो, डायरेक्ट आंसर आता है।
बोलो क्या होगा जल्दी से, जी साइन थीटा इंटू क्या होगा, टी का स्क्वायर। बात समझ आई? सिर्फ डायरेक्ट रटाया नहीं है मैंने आपको समझाया पहले कहां से आया, उसके बाद याद तो करना ही है आपको अल्टीमेटली। बोलो जल्दी से क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करो, टी का वैल्यू निकाल लेंगे ना। ये थीटा कितना है, 30 है। 40 इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू साइन 30 इंटू क्या आएगा, टी स्क्वायर। आ जाएगा ना ये? चलो बताओ जल्दी से क्या आता है। कितना हो जाएगा, 40। ये कितना हो जाएगा, हाफ। ये हो जाएगा 10। ये हो जाएगा हाफ इंटू ये क्या है, टी का स्क्वायर। 0 0 क्या हो गया, कैंसिल। 4 4 सा 16, यानी टी का वैल्यू कितना आएगा, 4 सेकेंड। ठीक है ना? इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, इजी। तो याद रखना, इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे अगर ये स्ट्रेट लाइन में चले तो यही इक्वेशन लगा के सॉल्व करता है, याद करना, बस एक्सेलरेशन चेंज हो गया। ठीक है, चलो ठीक है, चलो अगला सवाल। हाँ, ये एक सवाल है, अच्छा क्वेश्चन। फॉर द गिवन सिस्टम फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन इट। ऐसे 5 क्वेश्चंस किए थे हम लोग ने अभी, लेकिन वो कहां पर थे, सिंगल ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस। अभी सिंगल ब्लॉक है लेकिन इंक्लाइंड प्लेन है वो, वहां पर आपको नॉर्मल रिएक्शन और क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक निकालना है। ट्राई करो पहले, नहीं आता है तो बताता हूँ। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना, और क्या निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को तो वर्टिकल वालों से निकालेंगे और एक्सेलरेशन को एक्स डायरेक्शन वाले से, मतलब नॉर्मल रिएक्शन वाई डायरेक्शन वाले फोर्सेस देखेंगे और एक्सेलरेशन में एक्स डायरेक्शन वाले फोर्सेस देखेंगे। अब तक तो ये समझ में आया होगा। आइए समझते हैं इसको कैसे निकालना है। ठीक है, इसका डायग्राम मैं अलग से बना देता हूँ। क्या क्या है बताओ इसके अंदर, एक इंक्लाइन प्लेन है और क्या है अपने पास, बोलो बोलो रे, कितने किलोग्राम का ब्लॉक है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है, 40 न्यूटन इधर लग रहा है, सही है ना। अब mg तो डेफिनेटली नीचे लगेगा, फिर mg के 2 कंपोनेंट बनेंगे। एक क्या बनेगा, बोलो बोलो, ये क्या बनेगा, mg cos थीटा, ये क्या बनेगा, mg sin थीटा। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, सही। यहाँ पर कितना एंगल है, 37। अब ध्यान से सुनना, ये तो हमने रिजॉल्व कर लिया है ना, ये तो हमने रिजॉल्व कर लिया। थीटा भी अपने को मालूम है, मास कितना है 10 किलोग्राम, वो भी हम लोग निकाल लेंगे। ये 40 न्यूटन हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से सीधा फोर्स है कि टेढ़ा फोर्स है, टेढ़ा फोर्स। तो इसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा, और रिजॉल्व करने की आपको टेक्निक क्या बताई मैंने, बोलो रिजॉल्व करने की टेक्निक क्या है, बोलो। एक अलोंग द इंक्लाइन और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। तो ये 40 न्यूटन का एक कंपोनेंट कहां जाएगा, अलोंग द इंक्लाइन। समझे, इसी में कंफ्यूजन रहता है, तो याद कर लो, एक अलोंग द इंक्लाइन और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। समझ गए? अब 40 का एक कंपोनेंट कॉस थीटा वाला बनेगा, एक साइन थीटा वाला बनेगा। कौन सा कॉस बनेगा, कौन सा साइन बनेगा, वो बताओ जल्दी से, बोलो रे बोलो। 1 या 2, बोलो। कॉस वाला कौन सा है, कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो ये देखो, ये लाइन चेक करो, पैरेलल है। ये क्या है, देखो ट्रांसवर्सल है, मतलब ये 37 तो वो भी 37। तो ये क्या बनेगा, 40 cos 37, और ये क्या बनेगा, 40 sin 37। समझे, ऐसे बनेगा यहाँ पर। अब बताओ नॉर्मल रिएक्शन कैसे आएगा। नॉर्मल रिएक्शन में ये देखो, दोनों फोर्सेस ऐड हो रहे हैं और नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन बोलो क्या है, बोलो 40 sin 37 प्लस mg cos 37। क्या आपको बात समझ आई? ऐसे निकलेगा नॉर्मल रिएक्शन। अब बताओ ये वाले डायरेक्शन से क्या निकलेगा इससे, फिर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए चेक करना पड़ेगा कौन सा फोर्स बड़ा है कौन सा फोर्स छोटा है। नेट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए करना पड़ेगा। क्या आपको बात समझ आई? एक बार फिर बताता हूँ, ठीक है, वरना बाउंसर क्या लग रहा था। ठीक है, सुनो ध्यान से। जब भी ऐसा लगे कि भाई एफबीडी में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो आप है ना मास को रिप्लेस करके पॉइंट बना दो, उससे ज़्यादा आसानी हो जाती है। ऐसे ही है ना, हाँ। नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है। इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, 40 न्यूटन लग रहा है ना, इससे बनाते हैं। इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, 40 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। तो ये लग रहा है 40 न्यूटन। उसके बाद इधर पे क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन दिख रहा है ना। इधर पे क्या लग रहा है, इधर पे क्या लग रहा है, बोलो
mg cos थीटा, और इधर पे क्या लग रहा है mg sin थीटा। सही है, इधर पे क्या लगेगा, ये देखो 40 है ना, तो उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, एक अलोंग द इंक्लाइन और एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। ये बोलो क्या होगा, ये 37 है तो ये भी क्या बनेगा 37 करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये 40 cos 37, ये क्या बनेगा बोलो 40 sin 37। समझ गए क्या? तो नॉर्मल रिएक्शन बताओ किसके बराबर आएगा, 40 sin 37 प्लस mg cos थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा 40 sin 37 प्लस mg cos 37। थीटा मतलब कितना है 37, वैल्यू पुट करो, sin 37 कितना होगा 3/5, एम मास कितना है 10, ये भी 10, cos 37 4/5, 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 8 जा 8 3 जा 24, और ये कितना होगा 80, कितना आ जाएगा 104 न्यूटन। ये आया नॉर्मल रिएक्शन। सही है क्या? चलो भाई आगे चलते हैं। आगे क्या अब निकालना है, सेकेंड पार्ट क्या है, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, नेट एक्सेलरेशन भी निकालना है। अब बताओ कौन सा फोर्स ज्यादा है कौन सा कम, नहीं मालूम, निकाल लेते हैं फिर। बोलो mg sin 37 कितना होगा, जल्दी बताओ, m कितना है 10 और ये कितना है बोलो, mg sin 37 लिख देता हूँ, mg sin 37 बोलो, मास कितना है 10, g का वैल्यू 10, sin 37 3/5, 5 1 जा 5 2 जा 2 3 जा 6, कितना आया 60 न्यूटन, इधर 60 आया। इधर पे बताओ 40 cos 37 कितना होगा, 40 इंटू cos 37 इज 4/5, 5 1 जा 5 8 जा 40, 8 3 जा 8 4 जा 32 न्यूटन। यहाँ 60 वहां 32, तो 60 माइनस 32 नेट फोर्स, मास का वैल्यू 10, एक्सेलरेशन निकालना है, कितना आएगा बोलोगे 28, 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। समझे, ऐसे निकालना है इसको, क्लियर है क्या? चलो अंदर इसमें एक्सेलरेशन और नॉर्मल रिएक्शन अपने को निकालना था, क्लियर है ना? तो घर पे जाके 2-3 बार ट्राई करना और फिर और पक्का हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब वेइंग मशीन के ऊपर चर्चा करते हैं कि वेइंग मशीन क्या है, कैसे वेट मेजर होता है, एपरेंट वेट क्या है, एक्चुअल वेट क्या है, और अलग अलग केसेस में इसके वेट देखेंगे। ठीक है ना, तो आओ उसको समझते हैं। तो सबसे पहले वेट क्या है और नॉर्मल रिएक्शन क्या है और वेइंग मशीन क्या मेजर करता है, इसको थोड़ा समझो। वेट क्या होता है, कल आपको बताया था मैंने, क्या होता है वेट बताओ, बोल रहे वेट क्या होता है? वेट होता है फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी। बात समझ आई? अर्थ बॉडी पे कितना फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी को वेट कहते हैं। समझ आता है? हम जाके वेइंग मशीन पे खड़े हो जाते हैं, तो वेइंग मशीन क्या मेजर करता है? वेइंग मशीन हमारा वेट मेजर करता है। गलत, वेइंग मशीन ना वेट मेजर नहीं करता, मास भी मेजर नहीं करता, वो मेजर करता है नॉर्मल रिएक्शन। समझाता हूं, जब आप वेइंग मशीन पे जाकर के खड़े हो जाते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ब्लॉक का पहला केस है। क्या आपको ऊपर से कोई दबा रहा है? नहीं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपना पूरा वेट लेकर के किसको पुश कर रहे हैं, वेइंग मशीन के सरफेस को। क्या आपको बात समझ आई है ना? एक ही ब्लॉक है, अगर एक ही ब्लॉक है तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, mg के। समझ आया? अरे पहले केस में याद कराया ना, नॉर्मल n इक्वल टू mg होगा, वही तो है ना। आप ब्लॉक है और जो वेइंग मशीन है वो क्या है, सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो नॉर्मल रिएक्शन mg क्या है, बराबर है। तो अगर इस केस में नॉर्मल रिएक्शन mg बराबर है और हमको क्या निकालना है, mg यानी वेट निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन, तो उससे हमको mg मिल जाता है। क्या आपको बात समझ आई? mg निकालने का तरीका नहीं हमारे पास, अभी हमारे पास क्या तरीका है, बोलो नॉर्मल रिएक्शन निकालने का तरीका। बात समझ आई? क्योंकि वो दोनों बराबर है, दोनों फोर्सेस क्या है, बराबर है, तो हम क्या करते हैं, हमको ये फाइंड आउट करना है mg, तो हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये तो इसके बराबर है। हाँ, तो वेइंग मशीन एक्चुअली क्या मेजर करता है, नॉर्मल रिएक्शन कितना है। समझे? अब क्या, अब हम लोग वेइंग मशीन वाले जो हम लोग ने समझा वो हमारा हॉरिजॉन्टल ब्लॉक वाले या हॉरिजॉन्टल प्लेन वाले पहले केस में था। अब फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम जो है एक बच्चा है उसको वेइंग मशीन पे खड़ा करते हैं, उसके कंधे पे दूसरा बच्चा बैठा देते हैं, या फिर उसके कंधे पे बैठाने के बजाय उसके कंधे को ऊपर से पुश करते हैं, तो अब बताओ क्या उसका वेट बढ़ जाएगा उससे?
उसका गलत है ना, वेट नहीं बढ़ेगा उसका, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा उसका। वो रीडिंग तो बताने लगेगा, ज्यादा बताएगा रीडिंग। वेट क्या होता है, mg। क्या उसको ऊपर से पुश करने पे उसका मास बदला क्या, g का वैल्यू बदला नहीं है, तो उसका वेट तो वही रहेगा। उसका वेट यानी अर्थ जो फोर्स से उसको खींच रहा है वो तो वही रहेगा। क्या चेंज हो गया, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन मतलब वो जो बच्चा खड़ा है ना, उसके पैर कितनी जोर से उसको पुश कर रहे हैं, वो चेंज हो गया। अगर वो चेंज हो गया तो नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो गया, नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो गया तो हाँ, वेइंग मशीन की रीडिंग चेंज हो गई। तो वेइंग मशीन कभी भी एक्चुअल वेट मेजर नहीं करेगा, वो क्या मेजर करेगा, नॉर्मल रिएक्शन। उसको बोलते हैं एपेरेंट वेट। क्या बोलते हैं उसको, एपेरेंट वेट। क्या आपको बात समझ आई, ठीक है ना। तो वेइंग मशीन कभी भी एक्चुअल वेट मेजर नहीं करता, मास भी मेजर नहीं करता। वो क्या मेजर करता है, एपेरेंट वेट, नॉर्मल रिएक्शन मेजर करता है। और अगर किसी तरीके से नॉर्मल रिएक्शन हम चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी रीडिंग बदल जाएगी। क्या आपको बात समझ आई। अगर ये वेइंग मशीन है, इस वेइंग मशीन के ऊपर मैं ऐसे उंगली रखता हूं और इस तरीके से उसको प्रेस करता हूं, तो उसका बताओ वैल्यू क्या होता जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन की बात कर लो ना, ऐसे ऐसे पुश करो, वैल्यू क्या हो जाएगा, रीडिंग बढ़ती जाएगी। रीडिंग वहां पर बता रही है, मान लो फॉर एग्जांपल 40 किलो, तो क्या 40 किलो की उंगली है। क्या आपको बात समझ आई। हाँ, वो असल में मेजर क्या करता है, कितनी जोर से उसको पुश कर रहे हैं। और दोनों अगर हॉरिजॉन्टल है तो दोनों बराबर होते हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करके वो क्या बता देता है, कितना वेट है। क्या आपको बात समझ आई, ऐसा है। चलो भैया, आई होप आपको बात समझ आई। देखो क्या लिखा हुआ है, अ वेइंग मशीन डज नॉट मेजर द वेट बट मेजर्स द फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन इट्स अपर सरफेस। समझ आया है ना, कितनी जोर से उसको क्या कर रहा है, वो पुश कर रहा है, वो मेजर करता है। और हॉरिजॉन्टल में दोनों बराबर होते हैं, तो इस वजह से हम लोग क्या बोल देते हैं कि अच्छा ये नॉर्मल रिएक्शन आया तो यही mg के बराबर होगा, तो हम mg बता देते हैं। क्या आपको बात समझ आई, वो एक्चुअल वेट को मेजर नहीं करता। समझ आ रहा है, वेइंग मशीन नहीं है। तो अगर किसी भी तरीके से नॉर्मल रिएक्शन बदलेगा तो रीडिंग भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। हमको क्या लगेगा, हमारा वेट चेंज हो गया। हम फील भी नॉर्मल रिएक्शन ही करते हैं, हम वेट फील नहीं करते अपना। हम क्या फील करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। क्या फील करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। जमीन, हमने जितनी जोर से जमीन को दबाया, जमीन भी हमारे पैर को उतनी जोर से दबाएगी, हम वही फील करते हैं। क्या आपको बात समझ आई, ठीक है ना। चलो, हमको हमको तो लगता नहीं है वो फील कर रहे हैं, क्योंकि हमको उसकी आदत हो गई है। आप लेटो, आपके पैर को कोई आके ऐसे पुश करे तो आप फील करेंगे, नहीं करेंगे, आपको उसकी आदत नहीं है इसलिए आप फील करेंगे। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूं मैं। लेकिन हमको भी ऐसा क्यों नहीं लगता, क्योंकि हमारे पैर को जो जमीन पुश कर रहे हैं ना, हमको उसकी आदत है, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है हम वेट फील कर रहे हैं। एक्चुअली हम वेट नहीं फील करते, क्या फील करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, चलो कुछ कुछ बातें तो क्लियर हो गई। तो यहां से कुछ चीजें अपने को समझ में आई हैं कि वेइंग मशीन बेसिकली एक्चुअल वेट जो होता है किसके बराबर, mg, इसको मेजर नहीं करता है। वेइंग मशीन क्या मेजर करता है, एपरेंट वेट, जो क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। समझे, तो वेइंग मशीन क्या मेजर करता है, नॉर्मल रिएक्शन यानी एपरेंट वेट। एक्चुअल वेट वो मेजर नहीं करता है, ध्यान रखेंगे आप। चलो हेडिंग लगाओ, वेइंग मशीन। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल मिलेंगे आपको। नीट, सीईटी, जेई तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वेइंग मशीन। weighing machine does not measure the weight, लिख लो, but measures the force exerted by object on its upper surface. ठीक, apparent weight क्या होता है, ठीक है। तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इज दी apparent weight, ठीक है ना। तो वेइंग मशीन की रीडिंग जो होती है उसको क्या बोलते हैं, apparent weight। और वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होती है, नॉर्मल रिएक्शन। बात समझ आई। तो हेडिंग लगाओ, apparent weight, apparent weight हेडिंग लगाओ। ठीक है, पहला पॉइंट लिखो, weighing machine reads, weighing machine reads apparent weight
and not the actual weight, and not the actual weight. ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखो, apparent weight is equals to normal reaction. Actual weight is equals to mg. Apparent weight is equals to normal reaction, actual weight is equals to mg. याद करना है आपको. That is weight apparent is equals to n and weight actual is equals to mg. ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये हो गया. उसके बाद फोर्स के दो यूनिट होते हैं, एक न्यूटन होता है और एक प्रैक्टिकल यूनिट होता है. ठीक है, जो प्रैक्टिकल ग्रेविटेशनल यूनिट होता है वो होता है आपका किलोग्राम फोर्स या फिर किलोग्राम वेट. ठीक है, और 1 किलोग्राम फोर्स किसके बराबर होता है? 10 न्यूटन के बराबर होता है. ठीक है ना. चलो फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट में लिख लेना ये यूनिट्स ऑफ फोर्स. फोर्स के दो यूनिट होते हैं, एक होता है एसआई, एक होता है प्रैक्टिकल. एसआई और प्रैक्टिकल. एसआई क्या है? न्यूटन है. प्रैक्टिकल यूनिट क्या है? किलोग्राम फोर्स या फिर किलोग्राम वेट. 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू, या 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल्स टू फोर्स, और 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन. करके इसको समझेंगे. इफेक्टिव या अपेरेंट वेट ऑफ अ मैन इन लिफ्ट. ठीक, अब ये लिफ्ट केसेस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इसको. ठीक है, एक एक चीज को समझो क्या हो रहा है इसमें. तो लिफ्ट में अगर कोई एक आदमी खड़ा है, ठीक है, औरत भी हो सकती है, ठीक है ना. तो लिफ्ट में क्या है, एक आदमी खड़ा है और एक वेइंग मशीन अपन ने वहां पर लगाई है. ठीक है, उसको वेइंग मशीन पे खड़ा कर दिया. ठीक, अब लिफ्ट को क्या करेंगे, एक बार रेस्ट पर रखेंगे बिल्कुल शुरुआत में. फिर लिफ्ट को कभी क्या करेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाएंगे. कभी लिफ्ट को ऊपर एक्सेलेरेट करा देंगे, कभी लिफ्ट को नीचे एक्सेलेरेट करा देंगे, कभी लिफ्ट को ऊपर रिटार्ड करा देंगे, कभी लिफ्ट को नीचे रिटार्ड करा देंगे. क्या आपको मेरी बात समझ आई? हाँ, ठीक है ना. तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे करने पर क्या होगा. ऐसे करने पर ये हो जाएगा. क्या करने वाले हैं बोलो हम लोग, क्या सिचुएशन है बोलो. ले, लिफ्ट के अंदर क्या कर रहे हैं, एक आदमी है और उसको किस पे खड़ा कर दिया है, वेइंग मशीन. आगे बताओ क्या करेंगे बोलो. कभी लिफ्ट को रेस्ट पे ही रखेंगे, रीडिंग चेक करेंगे. फिर लिफ्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी से चला देंगे, रीडिंग चेक करेंगे. फिर एक्सेलरेट करा देंगे, ऊपर रीडिंग चेक करेंगे. नीचे एक्सेलरेट करा देंगे लिफ्ट को, रीडिंग चेक करेंगे. फिर ऊपर रिटार्ड करा देंगे, रीडिंग चेक करेंगे. नीचे रिटार्ड करा देंगे, रीडिंग चेक करेंगे. लिफ्ट नीचे आ रही है, रस्सी काट देंगे, रीडिंग चेक करेंगे. बात समझ आई? यही करना है अपने को. ठीक है ना. तो बेसिकली अपने को क्या करना है, यहाँ पर अलग अलग इसके केसेस देखने, एक एक करके आपको मैं समझाता हूँ. ठीक है, ध्यान से सुनना. अब आपको एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लिखना आगे है ना. बस वही करना है आपको. वाओ, अब ध्यान से सुनना. तो इफेक्टिव या एपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट. लेट अस एनालाइज अ सिचुएशन वेयर अ मैन इज ट्रैवलिंग इन अ लिफ्ट. हाँ, a man is traveling in a lift. If the lift is at rest or moving uniformly, moving uniformly मतलब velocity constant है. या तो लिफ्ट रेस्ट पर है या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है. ठीक है ना. अब अगर लिफ्ट रेस्ट पर है तो क्या लिखना चाह रहा हूं, देखो ध्यान से. ये मैन है, मैन वेइंग मशीन पे खड़ा है, mg नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा. यहां तक तो समझ में आता है. वही है, अभी ब्लॉक हटा के मैन खड़ा कर दिया. बात समझ आई? अब बताओ यहां पर क्या लिखूंगा, मैं वही लिखूंगा. एफ नेट इज इक्वल टू क्या होगा, एम ए होगा. यहां तक समझ में आता है. अब बताओ ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन. नीचे क्या लग रहा है, एमजी. ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव. एम इंटू एक्सेलरेशन क्या है, 0. क्योंकि पहले केस में क्या माना है, वो रेस्ट पर है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा. समझ आया क्या? हाँ, अब बोलो. ये तो 0 हो गया, तो एन इक्वल टू क्या आया, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, एपरेंट वेट है. एमजी क्या है,
यानी अगर वो रेस्ट पर है, लिफ्ट, मैन लिफ्ट में है और मैन किस पे खड़ा हुआ है, वेइंग मशीन पे, और लिफ्ट रेस्ट पर है, तो जो उसका एक्चुअल वेट है वही उसको आपको रीडिंग आएंगी, यानी मशीन वही रीडिंग बताएगी जो उसका एक्चुअल वेट है। कब होगा इसे? हाँ, जब लिफ्ट रेस्ट पर है। समझ आता है? इसमें दूसरा सब केस क्या है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से अब चल तो रही है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन क्या है, जीरो हुआ ना। वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन को जीरो कर दो, फिर वही आ जाएगा n माइनस एम जी इज इक्वल्स टू जीरो। एन इक्वल्स टू फिर क्या आएगा, एम जी। एन क्या है, एपरेंट वेट, एम जी क्या है, तब भी वो रीडिंग वही शो करेगा जो एक्चुअल रीडिंग है। क्या आपको बात समझ है? जो उसका वेट है मशीन वही शो करने वाला है। कब? जब लिफ्ट या तो क्या हो, रेस्ट पर हो, या तो क्या करे, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाए या नीचे आए, कहीं भी जाए। समझे? तो लिफ्ट या तो रेस्ट पर हो या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, तब उसकी एक्चुअल रीडिंग और एपरेंट रीडिंग दोनों बराबर होगी। जो एक्चुअल वेट है मशीन वही शो करेगा। क्या आपको बात समझ आई है? कहां से आया वो समझ आया है? छापो। चलो नेक्स्ट पार्ट। इफ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड, तब क्या होगा, ध्यान से सुनना। वही लिफ्ट, वही आदमी, वही वेइंग मशीन पे खड़ा है, वो लिफ्ट किधर जा रही है, अपवर्ड जा रही है। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आएगा, mg नीचे आएगा। क्या लिखेंगे हम लोग, बोलो? एफ नेट बराबर ma लिखेंगे। अब बताओ लिफ्ट किधर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो ऊपर अगर जा रही है मतलब कौन सा फोर्स बड़ा होगा, ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा। ऊपर वाला कौन है, नॉर्मल रिएक्शन। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है वो फोर्स बड़ा फोर्स है, ठीक है ना। तो बोलो क्या करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg इज इक्वल टू क्या होगा, ma। ये समझा क्या? अब बताओ नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा, अपने को हर एक में क्या निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन। मतलब नॉर्मल रिएक्शन की एपरेंट वेट, मतलब वेइंग मशीन की रीडिंग। हर एक में क्या निकालना है, वेइंग मशीन की रीडिंग। अब बोलो जल्दी से, क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा, बोलो? mg प्लस ma हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? क्या हो जाएगा, mg प्लस ma। ध्यान से सुनना, अभी ध्यान से सुनना। देखो नॉर्मल रिएक्शन क्या है, एपरेंट वेट, mg क्या है, एक्चुअल वेट, प्लस ये क्या है, ma। रीडिंग ज्यादा बताएगा कम बताएगा, ज्यादा बताएगा। एपरेंट वेट जो आएगा वो एक्चुअल जो था उसमें कुछ ऐड हुआ, मतलब वो क्या बताएगा, ज्यादा रीडिंग बताएगा। ज्यादा रीडिंग बताने का क्या मतलब हुआ, ज्यादा रीडिंग, एपरेंट वेट ज्यादा मतलब नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा। नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा मतलब वो ज्यादा जोर से पुश करेगा, है ना, वेइंग मशीन को ज्यादा जोर से पुश करेगा, तो वेइंग मशीन भी उसके पैर को ज्यादा जोर से पुश करेगी। हम क्या फील करते हैं, वेट के नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, तो हमको लगेगा हमारा वेट बढ़ गया, भारी फील करना शुरू कर देते हैं। क्या आपको बात समझ आई? आपने अगर अगर आप अम्यूजमेंट पार्क गए हैं और उसके अंदर झूले में बैठते हैं, तो झूला जब ऊपर जाता है एक्सेलरेट होते हुए, आपको भारी फील होता है। इसी वजह से भारी फील होता है, क्योंकि आपका एपरेंट वेट बढ़ जाता है। समझे? एपरेंट वेट बढ़ जाता है मतलब सीट क्या करती है, ज्यादा जोर से पुश करना शुरू कर देती है। आप समझ आया? ऐसा है। चलो कॉपी करो। केस 3, लिफ्ट इज रिटार्डिंग अपवर्ड। रिटार्डिंग अपवर्ड मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। बोलो कैसे लिखेंगे, बोलो जल्दी बताओ। एफ नेट बराबर ma लिखेंगे, सही है। कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, सही है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg, m इंटू क्या लिखेंगे, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, सही है। अब बोलो जल्दी से यहाँ पर क्या होगा, बोलो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, ये हो जाएगा mg माइनस ma, सही है। अब नॉर्मल रिएक्शन होता क्या है, बोलो जल्दी से, वेट एपरेंट, ये क्या होता है, वेट एक्चुअल माइनस क्या है, ma। बताओ वेट बढ़ा के घटा, रीडिंग क्या शो करेगा, कम शो करेगा वो। अगर ऊपर उसको रिटार्ड करवा रहे मतलब क्या, उसकी स्पीड को कम कराते जा रहे हैं, है ना। स्पीड पहले ज्यादा थी, फिर स्पीड कम होने लग गई। कैसे होता है ये, स्पीड कब कम होती है, पहले स्पीड बढ़ती है लिफ्ट की, फिर कुछ कांस्टेंट चली है, उसके बाद अगर फ्लोर पे रुकना है, फॉर एग्जांपल 10th फ्लोर पे रुकना है, तो क्या करेगा, 7th या 8th से रिटार्ड करना शुरू कर देगा। बात समझ आई? तभी तो रुकेगा ना फाइनली जा करके। तो इस वजह से उस टाइम पे क्या होगा, उसकी रीडिंग कम शो करेगी। बात समझ आई? उसका वेट कम शो करेगा। चलो होप समझ में आया आपको। आगे चलते हैं। अब लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड, चलो खुद से करो।
लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड। तो ओके चलो, क्या समझा, क्या है तुम लोग का? हाँ, उसको एक्चुअल वेट क्या होगा उतना ही रहेगा, एपरेंट वेट क्या हो जाएगा कम, रीडिंग कम दिखाना शुरू कर देगा। बात समझ आई? ठीक है ना। चलो, लिफ्ट इज रिटार्डिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ रिटार्ड कर रही है लिफ्ट, माइनस ए नीचे। चलो बताओ। अच्छा, इसमें एक बात का ध्यान रखना, गड़बड़ तो नहीं करती है। देखो नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा था तो क्या लिखते तुम लोग, एफ नेट बराबर एम ए लिखेंगे। अब किधर एक्सेलरेशन है, डाउनवर्ड, तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा, एम जी। तो क्या लिखेंगे, एम जी माइनस नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू एम। समझ आया? तो बोलो नॉर्मल रिएक्शन को उधर भेज दो, ये क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एम। समझे? नॉर्मल रिएक्शन क्या है, वेट एपरेंट, और ये क्या है, वेट एक्चुअल माइनस एम ए। ठीक है ना। यहां से समझ आता है कि एक्चुअल वेट में से कुछ कम हो गया था। पिछला केस था ये। रिटार्डेशन में क्या होगा बोलो, रिटार्डिंग डाउनवर्ड, तो नीचे की तरफ क्या है, माइनस है। अगर नीचे की तरफ माइनस है तो बताओ क्या होगा, किधर लिखेंगे आप, किधर लिखेंगे आप बोलो, नीचे क्या है, एम जी, ऊपर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। बोलो जल्दी से क्या होगा, जल्दी, नीचे क्या है, एम जी, ऊपर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, एम इंटू क्या है ये, माइनस ए। बोलो जल्दी से क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन को उधर भेज दो, इधर पे क्या होगा बोलो, एम जी प्लस एम ए। देयरफॉर नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू क्या आया, एम जी प्लस एम ए। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, वेट एपरेंट, ये क्या है बोलो, वेट एक्चुअल, प्लस ये क्या है, एम ए। ठीक है ना। दो स्पेशल केसेस है, उसको देखते फिर आज का सेशन एंड। दो स्पेशल केसेस क्या है ऑफ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, केस 4 के दो और सब केसेस पढ़ने हैं, उसको देखो। सबसे पहले, if the lift is falling freely, it means acceleration is vertically downward direction is equal to acceleration due to gravity, then A is equals to V, then ये अपने पास आंसर है। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है, इसका मतलब ये हो जाता है, ध्यान से सुनो जरा, ध्यान से सुनो। अगर हम लोग ने यहां पर ये लिफ्ट रखी, यहां पर ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, नीचे क्या लग रहा है, mg, नीचे की तरफ वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। ध्यान से सुनो, एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हो सकता है, अरे हो सकता है ना, डाउनवर्ड एक्सेलरेट करा दो 10 से, और 10 मतलब जी तो होता है वो। क्या आपको बात समझ आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो डाउनवर्ड जी एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो बताओ इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे बोलो, एम जी माइनस नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू क्या होगा बोलो, एम इंटू ए की जगह क्या आएगा, जी आ जाएगा। एम जी माइनस नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एम जी, इसको इधर भेजो, तो एम जी माइनस एम जी इक्वल्स टू क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन जीरो मतलब अपरेंट वेट क्या हो जाएगा, अपरेंट वेट जीरो मतलब बोलो, अपरेंट वेट जीरो मतलब रीडिंग क्या बताएगा, वेइंग मशीन रीडिंग क्या बताएगा, जीरो। जीरो मतलब, अच्छा वेइंग मशीन क्या बताता था, वो उसको कितना पुश कर रहा है। क्या आपको बात समझ आई? अगर वेइंग मशीन की रीडिंग जीरो आ गई मतलब नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया। नॉर्मल रिएक्शन जीरो होने के दो मतलब थे, या तो वो सिर्फ ऐसे लगा हुआ है, या तो क्या है बोलो, हाँ, या तो कॉन्टैक्ट छूट गया, वो हवा में आ जाएगा। क्या आपको बात समझ आई? अगर अब ये कंडीशन दो तरीके से हो सकती है, या तो उसको डाउनवर्ड जी से एक्सेलरेट करवाओ मशीन लगा के, या तो ऊपर की रस्सी काट दो, है ना। जैसे ऊपर की रस्सी काट देंगे तो बताओ क्या होगा, हाँ, जैसे ये रस्सी काट देंगे वो फ्री फॉल करना शुरू हो जाएगा, वो जी से नीचे एक्सेलरेट करेगा, और जैसे वो जी से नीचे एक्सेलरेट करेगा वो क्या करेगा, मशीन और मैन के बीच में कॉन्टैक्ट छूट जाएगा, वो हवा में आ जाएगा। क्या आपको बात समझ आई? ऐसा है, ठीक है ना। तो दो तरीके से अचीवेबल है, क्या करना पड़ेगा, मशीन लगा करके जी से एक्सेलरेट करवाओ, बात समझ, या तो क्या कर दो, रस्सी काट दो। चलो भाई ये समझ में आता है, तो कॉन्टैक्ट छूट जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा, हवा में आ जाएगा, कोई कॉन्टैक्ट नहीं। या तो ध्यान से सुनो, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड कितना हो सकता है, या तो जी से कम जो हम लोग ने पहले देखा, या तो जी के बराबर जो भी हम लोग ने अभी देखा। जी से कम होगा तो क्या करेगा वो बताओ,
जी से कम होगा तो क्या होगा, mg माइनस ma। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, mg माइनस ma के बराबर होगा। ध्यान से सुनो, नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, mg माइनस ma के बराबर होगा। नॉर्मल रिएक्शन है क्या बोलो, एपरेंट है। mg क्या है बोलो, एक्चुअल है। माइनस a क्या है बोलो, ma। ज्यादा वेट आएगा कम आएगा बताओ, कम आएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई? अगर ये जो ऑब्जेक्ट है, क्या हो सकता है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन में तीन केसेस हो सकते हैं कि जो नीचे की तरफ वो एक्सेलरेट कर रहा है, या तो वो जी से कम है, या तो वो जी के बराबर है, या तो वो जी से ज्यादा है। अगर 10 से कम एक्सेलरेशन है तो उसको उसका वेट क्या नजर आएगा, कम नजर आएगा। जी के बराबर उसको एक्सेलरेट करा दो डाउनवर्ड में तो क्या करेगा, कॉन्टैक्ट छोड़ देगा, रीडिंग 0 आएगी, हवा में आ जाएगा। बात समझ आई? और अगर जी से ज्यादा कर देंगे तो, अगर जी से ज्यादा कर देंगे तो वो कॉन्टैक्ट तो छोड़ ही देगा, वो जाके सीलिंग को जाके चिपक जाएगा। अगर उसका एक्सेलरेशन जी से ज्यादा होगा तो क्या करेगा, कॉन्टैक्ट तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा, और साथ में क्या करेगा, वो सीलिंग को जाके चिपक जाएगा। क्या आपको बात समझ आई? तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन केस में तीन सब केसेस हैं, जी एक्सेलरेशन जी से कम, जी के बराबर, जी से ज्यादा। जी से कम है तो वेट क्या नजर आएगा, कम नजर आएगा, हल्का फील करेगा वो। जी के बराबर है तो कॉन्टैक्ट ही छोड़ देगा, हवा में आ जाएगा। बात समझ आई? और उसके बाद आगे, हाँ जी से ज्यादा है तो हाँ जाकर के उड़ के सीलिंग को लग जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया। देखो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो, if the lift is falling freely means its acceleration in the vertically downward direction is equal to the acceleration due to gravity। एक इसके बराबर हो गया, अगर g के बराबर हो गया तो बताओ वेट अपरेंट क्या हो जाएगा, 0। means that the man will feel weightless। बात समझ आई? ठीक है ना, मतलब क्या वो वेटलेस हो गया, क्या अर्थ ने उसको खींचना बंद कर दिया, नहीं भाई, फीलिंग है, गलत फीलिंग है उसकी। बात समझ आई? तो फील वेटलेस, दिस कंडीशन इज नोन एज कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। इसको क्या बोलते हैं, कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। बात समझ आई? ठीक है ना। उसके बाद क्या, अपरेंट वेट ऑफ एनी फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज ऑलवेज 0। कोई भी बॉडी फ्री फॉल करेगी तो उसका अपरेंट वेट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वो उसके कांटेक्ट में आ ही नहीं पाएगा, उसको पुश ही नहीं कर पाएगा, तो वेइंग मशीन क्या रीडिंग कर देगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई? आगे सेकंड स्पेशल केस, if the lift is accelerating downward with an acceleration which is greater than g, then man will move up with respect to the lift and he will stick to the ceiling। क्या आपको बात समझ आई? कोई भी इसमें से केस आएगा सॉल्व कर लेंगे आप, दिक्कत नहीं होगी ना। अब चलो भाई स्पेशल केसेस लिख लो, आज का सेशन एंड, फिर कल के सेशन में इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह।